हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है हेल्प सिंड्रोम। H. Hemolysis, EL से elevated liver enzyme and LP लो प्लेटलेट। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन प्री एक्लेम्पसिया का, कि प्रेगनेंसी का 5 to 7% ऑफ कंडीशंस में देखने को मिलता है प्री एक्लेम्पसिया के साथ। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो 20% ऑफ केसेज ऐसे होते हैं जो कि एंटीनेटल फेज में डायग्नोज्ड होते हैं। इसके साथ ही 30% ऑफ जो कंडीशंस होते हैं वो पोस्ट नेटल फेज में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इसके डिफिनेशन का कि इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हेल्प सिंड्रोम इज सीवियर कंडीशंस है, वेरिएंट है किसका, तो हमारा प्री इक्लेम्पसिया का, जिसको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हिमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम और लो प्लेटलेट काउंट, जो कि हमें वहाँ पे हेल्प सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ठीक है, ये मोस्टली देखा गया है कि थर्ड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर होती है, तो उस सिचुएशंस में ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इटियोपैथोजिनेसिस। ठीक है, यह इटियोपैथोजिनेसिस की इसका कॉजेज क्या है। अगर हम लोग देखें तो इसका मेन रीज़न तो अभी तक अननोन है, जो कि हमें नहीं पता चला है। लेकिन हम लोग इसमें एक कंडीशंस दिया गया है जिसमें मोस्टली है कि हेल्प सिंड्रोम्स देखने को मिलता है। वो सिचुएशंस क्या है, तो अब नॉर्मल प्लेसेंटल प्लेसमेंट, यानी कि जहाँ पे अब इस कंडीशंस में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है उसको नॉर्मली वहाँ पे प्लेसमेंट होना चाहिए। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस सिचुएशंस में देखने को मिलती है। इस वाले सिचुएशंस में मोस्टली हम लोग देखते हैं कि ट्रोपोब्लास्ट को प्रॉपर्ली इन्वेड होना चाहिए था, जो कि क्या करेगा, वहाँ वाइड अप करेगा किसको, तो स्पाइरल आर्टरी को। और स्पाइरल आर्टरी को वो प्रॉपर्ली वाइड अप करके क्या होगा, प्रॉपर प्लेसेंटल अल तक वहाँ पे बोल सकते हो ब्लड का सप्लाई। लेकिन इस सिचुएशंस में क्या होते हैं कि ट्रोपोब्लास्ट वहाँ पे प्रॉपर्ली इन्वेड नहीं होते हैं और स्पाइरल आर्टरी वहाँ पे क्या हो जाती है, वाइड अप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा प्लेसेंटा होगा वो प्लेसेंटा तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाते हैं। और इस सिचुएशंस में वो जाकर क्या कॉज करते हैं वहाँ पे, तो प्लेसेंटा इस्कीमिया कॉज करते हैं। और इस सिचुएशंस की वजह से, प्लेसेंटा इस्कीमिया की वजह से वहाँ पे क्या होते हैं, मोस्टली साइटोकाइनिन्स रिलीज होते हैं, जो कि वहाँ पे इंडोथेलियल सेल या इंडोथेलियल सेल बोल सकते हो या फिर इंडोथेलियल टिश्यूज बोल सकते हो, उसको क्या कर रहे हैं, वहाँ पे डिसफंक्शंस करने का काम कर रहे हैं। जिसकी वजह से क्या होगा कि वो मोस्टली हम लोग देखेंगे कि इस सिचुएशंस में क्या होगा कि जो हमारा ब्लड वेसल्स है मदर के अंदर वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे साइटोकाइनिन्स की वजह से क्या होगा, बिल्कुल जो हमारे आर्टरीज हो बिल्कुल नैरो हो जाएंगी। और नैरो होने के बाद क्या होगा कि उस सिचुएशंस में वहाँ से अगर ब्लड फ्लो करेंगे तो वो वहाँ पे क्या है, लाइसिस वाले कंडीशंस देखने को मिलते हैं। यानी कि हमारा जैसे ब्लड है वो वहाँ पे क्या सिचुएशंस डेवलप होगी, तो वहाँ पे ब्रेकडाउन होने लगेगी। ठीक है, तो ब्रेकडाउन की वजह से वही कंडीशंस वहाँ पे हमारा फर्स्ट है, एच का मतलब कि हीमोलाइसिस होना। ठीक है, के साथ ही अगर हम लोग देखते हैं कि इस कंडीशंस में और क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी, तो हमारा जो बोल सकते हो कि लीवर एंजाइम है वो वहाँ पे राइज्ड हो जाते हैं। इसके साथ ही बोल सकते हो कि वहाँ पे और कंडीशंस क्या देखने को मिलती है, हिपैटिक इस्कीमिया वाले कंडीशंस देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस मिलकर वहाँ पे क्या कर रहे हैं, लीवर को डिसफंक्शन करने का काम कर रहे हैं, यानी लीवर है वो प्रॉपर्ली वहाँ पे काम नहीं कर पाएगी। इसके साथ और क्या सिचुएशंस देखने को मिलेंगे, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इस जो कि हम लोग बोल सकते हो कि ड्यू टू प्लेटलेट कंजप्शन, यहाँ पे क्या हो रही है कि डैमेज्ड हो रही है ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे ब्लड होगी वो भी वहाँ पे क्या है, हिमोलाइसिस होगी। और हिमोलाइसिस के दौरान क्या होंगे, वहाँ प्लेटलेट का जो काउंट है वो भी वहाँ पे डिक्रीज्ड हो जाएंगी। तो लो प्लेटलेट काउंट को ही हम लोग यहाँ पे क्या नाम देते हैं, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो सिंपल सा इसका इटियोपैथोलॉजी है कि वहाँ पे क्या चीज़ें हुई कि प्लेसेंटा नॉर्मली वहाँ पे प्रेजेंट है, ट्रोपोब्लास्ट जो कि वहाँ पे
उस कंडीशंस में क्या हो रहा है कि वहाँ पे वाइड अप होना चाहिए था स्पाइरल आर्टरी को, जो नहीं हो पाए, और जिसकी वजह से प्लेसेंटल इस्कीमिया देखने को मिले। और प्लेसेंटल इस्कीमिया की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे साइटोकाइनिन्स रिलीज हुए और वो हमारे ब्लड वेसल्स को क्या हुए, वहाँ पे नैरो किए। और नैरो करने के बाद वहाँ से जब ब्लड है वो ज़्यादा मात्रा में पास हो रहे हैं, तो क्या है, उस सिचुएशंस में वहाँ हीमोलाइसिस वाली कंडीशंस देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसके साथ ही और कहाँ पे हमारा इस्कीमिया कॉज करेगा, तो हमारा लीवर वाले कंडीशंस में, यानी कि हिपैटिक इस्कीमिया कॉज करे, और इसके साथ ही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाले कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं इसकी। ओके, तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका मोस्टली साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे अगर किसी फीमेल में हेल्प सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं। तो इसका जो कॉमन सिम्टम्स है वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो पहला क्या चीज़ें हो सकती है कि वहाँ पे राइट साइडेड अपर एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, अराउंड द स्टमक एरियाज। इसके साथ ही और क्या देखने को मिलेगा, तो नोजिया वाली कंडीशन। नोजिया क्या बोल सकते हो कि फीलिंग वहाँ पे क्या होगी, वोमिटिंग वाली फीलिंग देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही और क्या देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, मैलेज यानी कि बॉडी पेन देखने को मिलेगा। और भी अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो प्रोटीन यूरिया वाले कंडीशंस देखने को मिलेंगे। प्रोटीन यूरिया क्या है, तो वहाँ पे प्रोटीन्स की मात्रा यूरिन में आने लगती है, यूरिन में बढ़ जाती है। ठीक है, इसके साथ ही एडीमा वाले कंडीशंस देखने को मिलेंगे। और क्या देखने को मिलेंगे, तो इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, यानी कि वहाँ पे ब्लड प्रेशर भी देखने को मिलेगा। तो एक तरह से बोल सकते हो कि ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो कि वहाँ पे हेल्प सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ठीक है, हेल्प सिंड्रोम रिलेटेड ही है प्री इक्लेम्सिया से। इस सिचुएशंस में यहाँ पे प्री इक्लेम्सिया वाले सिम्टम्स भी दिखाई देंगे। मोस्ट ऑफ दी सिम्टम्स हमारे क्या होंगे, यहाँ पे प्री इक्लेम्सिया वाले ही दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रिस्क फैक्टर्स मोस्टली किस कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, जहाँ कहाँ पे इसकी ज़्यादा चांस। तो इसके रिस्क फैक्टर में सबसे कॉमन क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो सबसे पहला क्या है कि प्री इक्लेम्सिया वाली कंडीशंस अगर किसी की मदर को है, हाइपरटेंशन वाली कंडीशंस अगर देखने को मिल रही है तो उस सिचुएशंस में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्या बोल सकते हो, तो मल्टीपायरस जो मदर है, यानी कि मोर देन वन टाइम्स वो बेबी को डिलीवर की है, तो उस सिचुएशंस में भी वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, उसके साथ ही और भी अदर रीजन्स हम लोग बोल सकते हैं। अगर कोई मदर है जिसका बोल सकते हो कि मल्टी फीटल जेस्टेशन है, तो सिचुएशंस हो सकते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस वाली कंडीशंस हो सकते हैं। तो ये सारे कंडीशंस में वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, ये थे इसके रिस्क फैक्टर जहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्प सिंड्रोम कि हेल्प सिंड्रोम्स के क्या क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे हम लोग हेल्प सिंड्रोम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या फिर क्लासिफाई करते हैं, किसके बेसिस पे, यानी कि कैसे हम लोग इसको बोल सकते हो कि डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो लेबोरेटरी क्राइटेरिया के बेसिस पे, यानी लैब टेस्ट के बेसिस पे वहाँ पे हम लोग क्या है देखते हैं कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे बढ़ी हुई है, कम हुई है, और वो चीज़ें देखकर हम लोग इसको क्लासिफाई करें। तो दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, इसमें पार्शियल हेल्प और इसमें फुल हेल्प। देखो यहाँ पे क्या देखा गया है कि लेबोरेटरी क्राइटेरियाज में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो वहाँ पे पहला हम लोग प्लेटलेट काउंट देखते हैं कि प्लेटलेट काउंट कितना है। प्लेटलेट जो कि हमारा बोल सकते हो कि ब्लड का एक पार्ट है। ठीक है, यानी ब्लड का एक पार्ट है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो हम लोग यहाँ पे प्लेटलेट को मोस्टली देखते हैं, जो कि हमारे बॉडी में ब्लड को क्लॉट करने में, थक्का बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही और हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ें के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, तो एएसटी क्या है हमारा, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पार्टेट एमिनो ट्रांसफिरेज, जो कि हमारा बोल सकते हो कि एक तरह का इंजाइम है, जो कि यहाँ पे क्या करता है कि मोस्टली हमारे यहाँ पे स्पीड अप करने में मदद करता है। स्पीड अप मतलब कि बढ़ाने में, स्टिमुलेट करने में मदद करते हैं। किसका, तो केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे हो रहे हैं, तो वहाँ पे स्पार्टेट एमिनो ट्रांसफिरेज है, वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और केमिकल रिएक्शंस को कॉज करते हैं। और ये मोस्टली हमारा कहाँ पे पाया जाता है एएसटी, तो ये हमारा लीवर में पाए जाते हैं। इसके साथ ही हमारा क्या होगा, ये हार्ट वाले
हार्ट में प्रेजेंट होते हैं ये एंजाइम। इसके साथ ही और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो हमारे मसल्स और टिश्यूज में AST प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग देखें कि लीवर है वो डिसफंक्शन हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए AST लेवल्स को यहाँ पे मॉनिटर करते हैं कि हमारा जो लीवर है वो डिसफंक्शंस क्यों हो रहे हैं, इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे मॉनिटर। इसके साथ ही और हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, तो एक और एंजाइम है जो कि हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है। तो ये सारे को हम लोग देखकर यहाँ पे डिवाइड करते हैं। थर्ड आपका क्या है, हेमोलाइसिस ऑन पेरिफेरल स्मीयर। हीमोलाइसिस जो कि हमारा ब्लड है वो हीमोलाइसिस हो रहा है, यानी लाइसिस वर्ड बोलने का क्या मतलब है कि वहाँ पे ब्रेक डाउन होना, और हीम वर्ड का मतलब क्या चीज़ है, ब्लड। तो ब्लड का लाइसिस यानी ब्रेक डाउन होना ऑन पेरिफेरल, यानी यहाँ पे हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें हम लोग कंडीशंस को मॉनिटर करते हैं कि वहाँ पे किस तरह से लाइसिस देखने को मिल रहा है। और ये सारे के बेसिस पे हम लोग पार्शियल हेल्प और फुल हेल्प में डिवाइड करते। पार्शियल हेल्प वाली कंडीशंस हम लोग कब बोल सकते हैं, तो ये जो तीन आप क्राइटेरिया देख रहे हो, इन तीनों में से अगर एनी 2 of 3 यानी कि 2 चीज़ें प्रेजेंट है तो हम वहाँ पे पार्शियल हेल्प बोलेंगे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे प्लेटलेट काउंट है वो वहाँ पे डिक्रीज हुए हैं, उसके साथ यहाँ पे सेकेंड वाले क्राइटेरिया हो सकते हैं कि AST है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और LDH बढ़ा हुआ है, तो हम उसको मान लेंगे कि पार्शियल हेल्प है। ठीक है, इसके साथ ही और क्या कंडीशंस में मान सकते हैं, जैसे मान लो AST और LDH बढ़ा हुआ है और हीमोलाइसिस भी वहाँ पे, तो उस सिचुएशंस में हम लोग भी मान सकते हैं वो पार्शियल। लेकिन अगर फुली हेल्प की बात करें तो वहाँ पे तीनों ये क्राइटेरियाज को फॉलो करना होगा, तभी हम उसको फुल हेल्प वाले कंडीशंस में रख सकते हैं। तो दोनों में सिंपली क्या डिफरेंस है, पार्शियल हेल्प में ये तीनों क्राइटेरिया में से एटलीस्ट 2 होने चाहिए, और फुली हेल्प वाले कंडीशंस में क्या होना चाहिए, ये तीनों की तीनों क्राइटेरियाज है लेबोरेटरी के वो वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या है, हेल्प वाली कंडीशन है या फुली हेल्प है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्प सिंड्रोम्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेल्प सिंड्रोम, यानी हेल्प सिंड्रोम्स वाले कंडीशंस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते। तो अगर हम लोग मदर की बात करें तो मदर में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं हेल्प सिंड्रोम की वजह से। तो पहला है क्या है, इक्लेम्शिया, यानी कि इक्लेम्सिया वाले कंडीशंस देखने को मिलते हैं, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि इक्लेम्सिया क्या होती है। तो इक्लेम्सिया क्या होती है कि यहाँ पे इसको बोल सकते हो प्री इक्लेम्सिया विथ वहाँ पे सीजर या फिट्स, जैसे कि वहाँ पे BP होगा वो बढ़ा हुआ रहेगा, प्रोटीन यूरिया वाले कंडीशंस होंगे, एडिमा वाले कंडीशंस देखने को मिलेंगे, और इसके साथ ही उस पर्सन को सीजर कन्वर्सन भी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगा, तो अब्रप्सो प्लेसेंटा, यानी कि यहाँ पे अब्रप्सो प्लेसेंटा वाले कंडीशंस में क्या होते हैं कि टाइम से पहले ही 9 मंथ कंप्लीट होने से पहले ही वहाँ पे क्या होते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो मोस्टली डिटैच्ड हो जाते हैं यूट्राइन सिगमेंट या फिर बोल सकते हो यूट्राइन वॉल से। ठीक है, तो अब्रप्सो प्लेसेंटा वाले कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही DIC वाले कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं। DIC का फुल फॉर्म है डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, यानी कि यहाँ पे इस वाले सिचुएशंस में क्या होते हैं कि अब नॉर्मली ब्लड क्लॉट होने लगते हैं, बोल सकते हो कहाँ पे, तो ब्लड वेसल्स में, यानी कि कहीं भी अब नॉर्मल तरीके से क्या हो रहा है वहाँ पे ब्लड है वो क्लॉट हो रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक्यूट रेनल फेल्यूर वाले कंडीशन, यानी कि किडनी फेल्यूर देखने को मिलता है। उसके साथ ही सीवियर एसाइटिस होता है। एसाइटिस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वहाँ हमारा जो पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पे यहाँ पे हमारे क्या है, स्टमक वाले रीजन्स में क्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड का फील होना। इसके साथ ही सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलेगा, यानी कि हमारा ब्रेन वाले एरियाज में क्या है वहाँ पे फ्लूइड फील हो जाएंगे। उसके साथ ही पल्मोनरी एडिमा, यानी कि हमारे लंग्स वाले एरियाज में एडिमा देखने को मिलेगा, फ्लूइड फील होगा और वहाँ पे सूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही क्या होगा, वुंड हीमेटोमा, इन्फेक्शन। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस क्या है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें कि ये तो हमारे मैटरनल यानी मदर की बात थी। ठीक है, अगर हम लोग कॉम्प्लिकेशन देखें बच्चों में कि बच्चों में बेबी है वो फिटस है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे,
तो पेरीनेटल डेथ, यानी कि पेरीनेटल डेथ बोलने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो बेबी है उसका वहाँ पे डेथ वाली कंडीशंस देखने को मिलेगी, यानी कि बोल सकते हो मदर के उम्र में भी बेबी का डेथ हो जाएगा। उसके साथ ही बेबी को बोर्न होते ही या फिर बोर्न होने के 7 डेज के अंदर वहाँ पे बेबी का डेथ देखने को मिलता है, तो पेरीनेटल डेथ हो गया। इसके साथ ही और क्या देखने को मिलेंगे, IUGR का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि इस कंडीशंस में क्या होगा, जो बच्चा होगा फीटस होगा उसका पूरी तरह से वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाएगा, यानी कि अगर उसके बॉडी पार्ट्स बने लेकिन वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे। इसके साथ ही प्रीटर्म डिलीवरी, यानी कि टाइम से पहले वहाँ पे डिलीवरी हो जाएंगे, जैसे कि हमारा बोल सकते हो 37 वीक प्लस हम लोग 7 डेज भी लेते हैं, तो 37 वीक के बाद वहाँ पे बेबी को डिलीवर, यानी 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद बेबी को डिलीवर होना था, लेकिन वो बेबी है वो पहले ही वहाँ पे डिलीवर हो जाते हैं। इसके साथ ही और क्या देखने को मिलेगा, तो नियोनेटल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, यानी कि बेबी बोर्न होगा तो उस बेबी में क्या होंगे, प्लेटलेट लेवल होंगे वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। और क्या देखने को मिलेगी, तो RDS, यानी कि रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी कि जो बच्चा होगा वो जन्म लेगा तो क्या होगा, उसको सांस लेने में बहुत, यानी रिस्पायर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, यानी आप बहुत ज़्यादा वो बोल सकते हो कि अगर सांस रिस्पायर कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से नहीं ले पाता। तो ये सारे हम लोग बोल सकते हैं कि क्या थे, तो कॉम्प्लिकेशन थे किसके, तो हमारा बोल सकते हो हेल्प सिंड्रोम का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी मदर को हेल्प सिंड्रोम हो रही है तो उस सिचुएशंस में हम लोग कैसे इसको मैनेज करेंगे, क्या करेंगे ऐसा कि हम लोग उस कंडीशंस में मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग को वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि उसमें कंडीशंस क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो पहला हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो क्लिनिकल बेसिस पे, यानी कि हम लोग क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे क्या चीज़ें हो रही है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते। दूसरा क्या है, लैब फाइंडिंग करेंगे, यानी कि हम लोग लैब टेस्ट को मॉनिटर करके उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे। और थर्ड हम लोग और कंडीशंस में क्या देखेंगे कि और उसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कंडीशंस देखने को मिल रही है क्या, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग क्या है वहाँ पे बोल सकते हो कि मैनेजमेंट करेंगे। उसके साथ ही और क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो हम लोग कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस पेशेंट को क्या है हॉस्पिटलाइज्ड कर देंगे, यानी उसको पेशेंट को हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो पेशेंट हॉस्पिटल में आ गए तो वहाँ पे क्या क्या हम प्रोवाइड करेंगे, तो पहले क्या है वो पेशेंट को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे ताकि क्या है उसमें जो अब नॉर्मल सिम्टम्स दिखाई दे रहे वो एटलीस्ट मेंटेन हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, IV लाइन लगाएंगे, IV फ्लूइड देंगे, क्रॉस मैच करेंगे यानी ब्लड का, उसके बाद कैथेटराइजेशंस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कि एक्यूट रेन्यूल फेलियर वाले भी कंडीशंस देखने को मिलते हैं, किडनी काम करना बंद कर देते तो वहाँ पे कैथेटराइजेशंस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके साथ ही वहाँ पे बोल सकते हो कि हम लोग रिस्पायरेशन को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे कुछ ऑक्सीजन दे सकते हैं, या ये सारी चीज़ें कंडीशन हम लोग वहाँ पे ध्यान देते हुए करेंगे। उसके साथ ही हम लोग फीटल असेसमेंट कर सकते हैं कि जो मदर है के उम्र में जो बेबी है फीटस है वो बोल सकते हो पूरी तरह से स्वस्थ है या फिर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो रही है उसको, या फिर बोल सकते हो कि वहाँ पे अब बेबी का हार्ट रेट नॉर्मल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए हम लोग NST कर सकते हैं। उसके साथ ही और क्या कलर डॉपलर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग फीटल के लिए करेंगे। इसके साथ ही और हम लोग क्या चीज़ें देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट टू द टर्शियरी केयर सेंटर। अगर मान लो कि उस जगह पे हम उसको मेंटेन करके नहीं रख पा रहे तो हम लोग क्या है कि उसको हम लोग आगे की तरफ यानी टर्शियरी सेंटर्स, हायर लेवल ऑफ जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे हम लोग उसको भेज सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हो कि वो आपके CSC वाले एरियाज़ में है तो हम लोग उसको सदर हॉस्पिटल्स या फिर स्टेट लेवल हॉस्पिटल्स में भी भेज सकते हैं, क्योंकि क्या होती है कि वहाँ पे पूरी तरह से सुविधा प्रेजेंट नहीं होगी जो कि उस कंडीशंस में बेबी को और मदर को बचाने के लिए
चाहिए। इस सिचुएशंस में अगर मदर की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो मदर को बचाने के लिए हम लोग वहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी उसी टाइम हम लोग क्या है वहाँ पे सिजेरियन सेक्शंस करके बेबी को डिलीवर करवाते हैं और क्या है वहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं। इसके साथ ही और क्या चीज़ें हम लोग देखेंगे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करेंगे तो हम लोग वहाँ पे बोल सकते हो कि कंजर्वेटिव अप्रोच कर सकते हो 48 टू 72 आवर्स के लिए। उसके बाद हम लोग पीरियड ऑफ जेस्टेशंस को मॉनिटर करते हैं कि कितने मंथ की प्रेगनेंसी है। उसके साथ ही हम लोग और क्या चीज़ें देख सकते हैं तो वहाँ पे हम लोग मदर को स्टेरॉयड देते हैं जो कि वहाँ पे मदर और बेबी दोनों के लिए बोल सकते हो कि बेनिफिशियल होती है। जैसे कि मान लो कि हम लोग स्टेरॉयड वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो बेबी में क्या होगा, बेबी में वहाँ पे बोल सकते हो लंग्स मैच्योरिटी को मैच्योर करने में मदद करती है। उसके साथ ही क्या है हम वहाँ पे देखेंगे कि जो मदर है उसके लिए भी वहाँ पे वो क्या है स्टेरॉयड है वो इम्पोर्टेंट है। हम लोग वहाँ पे मदर को भी स्टेरॉयड देते हैं तो हमें क्या है स्टेरॉयड में मोस्टली हम लोग डेक्सामेथासोन्स को प्रीफर करते हैं जो कि हम लोग मदर को लगाते हैं, मदर को देते हैं जो कि एक तरह का स्टेरॉयड है। इसके साथ ही हम लोग वहाँ पे सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो स्टेरॉयड जो डेक्सामेथासोन है उसका देने का एक तरीका होता है हेल्प सिंड्रोम में जैसे कि 10 mg IV डेक्सामेथासोन हम लोग एवरी 24 आवर्स अंटिल डिलीवरी तक उसको देते ताकि वहाँ पे क्या हो कि लंग्स मैच्योरिटी फिटस का है मदर को जो के अंदर बच्चा है उसका हो सके। उसके बाद हम लोग क्या है 10 mg IV डेक्सामेथासोन एवरी 24 आवर फॉर एडिशनल 3 डोज इन पोस्टपार्टम में देते यानी कि बेबी डिलीवर होने के बाद भी वहाँ पे हम लोग डेक्सामेथासोन है वो प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम लोग वहाँ पे चीज़ें मॉनिटर करते हैं। फिर उसके साथ ही और क्या दे सकते हैं फॉर सेलेक्टेड हाई रिस्क केसेस विथ प्रोफाउंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विथ CNS डिस्फंक्शन यहाँ की यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो जो डिस्फंक्शन अगर वहाँ पे देखने को मिल रहा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी लो प्लेटलेट काउंट के साथ तो उस सिचुएशंस में हम लोग 20 mg IV डेक्सामेथासोन एवरी 6 आवर में यानी कि 6 घंटे में हम लोग क्या है वहाँ पे 4 डोजेस देना प्रीफर करते हैं। तो ये सारे है जो कि हम लोग बोल सकते हो कि मैनेजमेंट है। इसके साथ ही हम लोग पोस्टपार्टम यानी बेबी डिलीवर होने के बाद क्या हम लोग वहाँ पे मैनेजमेंट करेंगे तो वहाँ पे मैनेज करने के लिए हम लोग क्या है देखा गया मोस्टली कि 30% केसेस में पोस्टपार्टम वाली कंडीशंस में भी यानी बेबी डिलीवर होने के बाद भी वहाँ पे हेल्प सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या है मॉनिटर करना ज़रूरी है टाइम टू टाइम कि उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस तो डेवलप नहीं हो रहे पोस्ट नेटल फेज में या फिर पोस्टपार्टम फेज में जैसे रेनल फेल्यूर या फिर पल्मोनरी एडिमा वाले कंडीशंस तो डेवलप नहीं हो रहे। ठीक है, तो उससे हमें क्या है क्लोज मॉनिटर करना है उस सिचुएशंस में मदर और बेबी को। तो ये सारे हम बोल सकते हो कि मैनेजमेंट था जो कि हम लोग क्या है यहाँ पे करेंगे हेल्प सिंड्रोम में। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो OBG का जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं हेल्प सिंड्रोम्स रिगार्डिंग्स कि हेल्प सिंड्रोम्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस किए कि हेल्प सिंड्रोम्स क्या है, हेल्प सिंड्रोम्स का रिस्क फैक्टर्स क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, मैनेजमेंट कैसे हम लोग इसका करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। ठीक है।